हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा खानम। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम लोग उसी को फर्दर कंप्लीट करेंगे और अब हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। राइट। सो हमारा चैप्टर रियल नंबर्स ही चल रहा था, तो हम अभी रियल नंबर ही कंप्लीट कर रहे हैं। दो एक्सरसाइजेज मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी हैं, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, एंड कोई भी क्वेश्चंस स्किप नहीं हुए हैं। जितनी आपके एग्जाम्पलर बुक्स में प्रेजेंट है उतने ही मैंने भी आपको सॉल्व करवाए। Now let's see कि एक्सरसाइज 1.3 में कैसे क्वेश्चंस हैं, बट बिफोर दैट, जैसे कि हम लोग सारी एक्सरसाइजेज में कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कोप्राइम नंबर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो कोप्राइम नंबर्स बच्चों वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनके पास खाली 1 होगा। 1 के अलावा उनके पास कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों पेयर्स ऑफ क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि अगर इनके बीच का HCF, ठीक है, 1 है, दैट मीन्स दे आर कोप्राइम, और अगर 1 नहीं है दैट मीन्स दे आर नॉट कोप्राइम। ठीक है। सो HCF ढूंढने के लिए हमें तरीका तो पता है, हम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकाल सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। बट क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पे एल्गोरिथम का यूज करें। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी। हम लोग रफ में क्या करेंगे, रफ में अपने लॉन्ग डिविजन से निकालेंगे, बट अपना जो मेन पोर्शन होगा ना, जहाँ पे एग्जामिनर को चेक करना हो, वहां पे हम क्या करेंगे, उसी लॉन्ग डिविजन की हेल्प से एल्गोरिथम लिख देंगे। ठीक है। तो हमारा एल्गोरिथम का काम भी हो जाएगा और हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या ये कोप्राइम है या नहीं। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड में एक रफ का कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग डिविजन निकालेंगे। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, विच इज ऑफ 231 एंड 396। ठीक है। सो 231 396 का निकाल लेते हैं हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेक, 1 टाइम, 2 बार में तो बड़ा हो जाएगा। तो 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 3 65 एंड 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। ओके। अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, तो जब तक हो नहीं जाता तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 टाइम्स ले जाएंगे 165, 11 माइनस 5 6, 12 माइनस 6 6 हो गया और ये 0 हो गया। अगेन आपको डिवाइड करना होगा 165, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स ले जाते हैं, सो दिस इज 133। ठीक है। अब इसको, सॉरी 132 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह क्या आंसर आएगा आपका 33। अगेन आपको डिवाइड करना है 66। अब ये डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 33 के टेबल में आपका 66 आता है 2 टाइम्स। नाउ जब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको पता है ये 33 क्या है, ये 33 हमारा HCF है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर HCF 1 नहीं हुआ दैट मीन्स कि ये कोप्राइम फिर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो दोनों पेयर्स है ना, ये कोप्राइम नहीं है। बट हम इसके बेसिस पे नहीं लिखेंगे, हमें तो एल्गोरिथम लिखनी है। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि इसी लॉन्ग डिविजन को देखते हुए कैसे एल्गोरिथम लिखना है। बस आपको ध्यान में क्या होना चाहिए, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपके बेसिक एल्गोरिथम की जो थ्योरम है वो क्या है, वो है A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। राइट। चलिए, A क्या होता है, डिविडेंड, B होता है डिवाइजर, Q होता है क्वेशेंट और R होता है रिमाइंडर। सो अगर हम इतने पोर्शन ऑफ डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्या है, 396। सो 396 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर क्या है आपका 231, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, सो क्वेश्चन है आपका 1, और रिमाइंडर क्या है आपका 165। ठीक। अब हम करते क्या है, जो लास्ट आपका डिवाइजर होता है वही बन जाता है नेक्स्ट का क्वेश्चन। तो लास्ट डिवाइजर 231, तो वो बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अब इस पोर्शन में डिवाइजर क्या है 165, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 66। दिस इज स्टेप 2 ऑफ एल्गोरिथम। अब हम स्टेप 3 लिखते हैं अपने एल्गोरिथम का, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें आपका लास्ट डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर, क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे 2 है और रिमाइंडर क्या है 33। ठीक है। सेम स्टेप 4 लिखते हैं, डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड, रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर, क्वेश्चन है आपका 2 और रिमाइंडर बचा आपका 0। तो जब आपके एल्गोरिथम में लास्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन इन दैट केस जो आपका लास्ट डिवाइजर था, दिस इज द HCF। सो HCF यहाँ पे 33 है। So now you can write down using this division algorithm that no
दे आर नॉट co-prime because they have common factor other than 1. So we will just write down that they are not co-prime. ओके, सो इसी तरीके से हम सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले में भी अगर आपका HCF1 नहीं आता है तो ये दोनों कोप्राइम नहीं होंगे, लेकिन अगर 1 आता है तो देन दे आर कोप्राइम। ओके, सो व्हाट वी विल डू, सेम स्क्रीन पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकेंड। चलिए इसके लिए भी एक रफ कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब हम इसको डिवाइड कर लें, 2160 को डिवाइड करना है किससे, 847 से, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 7 14, 2 4 8 9, 2 8 16, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 10 माइनस 4 6, 15 माइनस 9 6, एंड 10 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 2 8 16 7 हो, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक मैंने सही मल्टीप्लाई किया है। 2 7 14, 2 4 8 9, 2 8 16, ओके, यस। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 माइनस 4 आपका 6 हो गया, 15 में से आप 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, एंड 20 में से आप 6 माइनस करोगे आपका आएगा 4, राइट। चलिए नेक्स्ट आप ले जाते हो किससे, 847 से। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक ओनली वन टाइम, सो दिस इज 466। नाउ डिवाइडेड 7 माइनस 6 1, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे 7 माइनस 3 आपका क्या आ जाएगा, 7 माइनस 4 आपका आ जाएगा 3। अगेन आपको डिवाइड करना पड़ेगा 466 से, ठीक है। कितने टाइम्स ले जा सकते हैं हम, 1 टाइम्स ले जा सकते हैं। नाउ द आंसर इज 5, 16 माइनस 8 आपका 8 हो जाएगा। अगेन आपको डिवाइड करना पड़ेगा 381 से, तो 16, 14, 8 9, ये आया था, no, it was not this. लेट्स सी दिस सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें भी आपको सेम मेथड इस्तेमाल करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रफ कॉलम में इनका HCF निकाल लेते हैं।
सो HCF आपको लॉन्ग डिवीजन से ही निकालना है, देन हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे एल्गोरिदम में. सो लेट्स फाइंड आउट द HCF फर्स्ट. तो सबसे पहले आप इसको कितने टाइम्स ले जा सकते हो? ऑब्वियसली 3 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा 24, सो हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे. सो फॉर 2 टाइम्स व्हाट वी हैव 2 7 14, 2 4 8 9 एंड 2 8 16. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 10 माइनस 4 आपके पास 6 हुआ, 15 माइनस 9 आपके पास 6 हुआ एंड 20 माइनस 6 आपके पास 4. ठीक है. अगेन हमें डिवाइड करना पड़ेगा 847 को 466 से. सो कितने टाइम्स ले जा सकते हैं? 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, सो वी विल टेक इट 1 टाइम. 466. ओके. 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 6 8 एंड 7 माइनस 4 3. ठीक है. 381. फिर से आपको डिवाइड करना होगा. 466 1 टाइम 381, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 16 माइनस 8 85. फिर से आपको डिवाइड करना होगा 381 से. नाउ वी कैन टेक 4 टाइम्स. ओके. 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, सो 4 टाइम्स. 4 5 20, 8 4 32 34. व्हाट यू हैव 41. ठीक है. इधर डिवाइड कर लेते हैं. 41 को करेंगे हम 85 से. ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, सो यू विल हैव 82. ओके. नाउ 3 विल डिवाइड 41. हाउ मेनी टाइम्स हम इसको ले जा सकते हैं? सो इट विल बी आई थिंक 16. No, 16 will be greater. 15 will be greater, so 14 I think. 3 4 so 12, 3 1 3. नो, 14 भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कितने टाइम्स ले जा सकते हैं? 13 टाइम्स वी विल टेक. ये हो जाएगा आपका 39. लास्ट आपके पास आया 2. 2 से आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा. स्टिल रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है. ठीक. सो 2 1 ज़ा 2. अब आपके पास आया 1. नाउ लास्ट आपके पास 1 आया है. ठीक है. तो 1 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा और फाइनल आपके पास रिमाइंडर क्या आया? 0. तो दैट मीन्स कि ये जो 1 है ना, दिस इज द HCF. तो इसका HCF आपको मिला 1. ओके. अब 1 है तो दैट मीन्स कि ये दोनों कैसे नंबर हैं? ये दोनों कोप्राइम हैं. अब हमने जो ये इतना सारा लॉन्ग डिवीजन किया है ना, इसको हमें एल्गोरिथम में भी रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम में रिप्रेजेंट करना. होता इजी है बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है अगर आपके पास इतना बड़ा लॉन्ग डिवीजन आ जाता है तो. ठीक है. क्या करेंगे? डिविडेंड को सबसे पहले लिखना है. सो डिविडेंड 2160 इज इक्वल्स टू डिवाइजर. डिवाइजर हो जाएगा 847 इंटू क्वेश्चन हो जाएगा 2 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर विल बी 466. अब आपका लास्ट डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड, लास्ट रिमाइंडर बन जाएगा आपका डिवाइजर. क्वेश्चन इस केस में है 1 और रिमाइंडर है 381. ठीक. लास्ट डिवाइजर डिविडेंड बन गया, लास्ट रिमाइंडर आपका अगेन डिवाइजर बन गया. क्वेश्चन है 1 और रिमाइंडर है 85. ठीक है. 381 is equals to 85 multiplied by 4 will give you 41 as remainder. 85 is equals to 41. 41 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर 3 बचा था. मतलब अगर आप लिखते जाओगे तो आपकी खुद ही प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे मेरी है. लाइक 41 लास्ट रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर. तो 3 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, वी हैव रिमाइंडर 2. उसके बाद आपका लास्ट डिवाइजर हो गया क्वेश्चन, दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू, और लास्ट रिमाइंडर हो गया डिवाइजर. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, और हमें रिमाइंडर मिला 1. ठीक है. फिर लास्ट आपका हो गया 2 1 और 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें रिमाइंडर मिला 0. ठीक है. सो जब रिमाइंडर 0 मिल गया तो आपका HCF हो गया 1 एंड वी विल राइट डाउन यस दे आर को प्राइम. ओके. सो दिस वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन. कैसे यूजिंग एल्गोरिथम आपको प्रूफ करना है कि कौन से कोप्राइम है, कौन सा पेयर कोप्राइम नहीं है. लेट्स सी आंसर क्या गिवन है आपको. सो द फर्स्ट आंसर इज नॉट कोप्राइम एंड द सेकंड आंसर इज कोप्राइम. Now, the second sample question is, show that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1 for some whole number m. m आपका एक होल नंबर है. आपको ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो इस फॉर्म में होगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम इस फॉर्म से ये निकालेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा. और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी करवाया है. So what we will do, we will compare this with BQ plus R, जो हमारी एल्गोरिथम है. Now when we do so, हमें B क्या मिल जाता है? 8. और जैसे ही आपको B 8 मिलता है वैसे ही आपको R की सारी पॉसिबल वैल्यूज मिल जाती हैं, बिकॉज एल्गोरिथम क्या कहती है? R को B से छोटा होना है और 0 के बराबर या उससे बड़ा होना है. राइट. सो R की वैल्यूज हो गई 0 1 2 3 4 5
6 एंड 7। ठीक, अब क्वेश्चन में कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी, खाली ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करी। सो यहाँ पे ऑड कौन कौन है, यहाँ पे ऑड है आपका 1, 3, 5 और 7। तो हम सिर्फ इन चार वैल्यूज से आर की एक पॉजिटिव इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएंगे। सो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, यानी कि जिसको हम केस 1 कहेंगे। सो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा आपका 8q प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 8q प्लस 3। थर्ड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 8q प्लस 5 एंड लास्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 8q प्लस 7। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है इनका स्क्वायर करो और बताओ कि ये जो फॉर्म है ना इसका 8m प्लस 1 ही होना चाहिए। सो नाउ व्हाट वी विल डू, हमें तो चार केसेस मिल गए, दिस इज केस सेकेंड, दिस इज केस थर्ड एंड दिस इज केस फोर्थ। अब हमें सबका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबका नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, सिर्फ दो चेक कर लेंगे। लाइक हमने ये दोनों का चेक कर लिया और इन दो के बेसिस पे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर 8m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। सो लेट्स स्क्वायर इट। ठीक है, फर्स्ट वाले का करते हैं 8q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आइडेंटिटी लगाएंगे हम, आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64q स्क्वायर, ओके, प्लस 2 8 जा 16, 16q, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। नाउ इसमें से आप क्या ले लेंगे, इसमें से आप सिर्फ 8 कॉमन लेंगे। तो जब आपने 8 कॉमन लिया तो अंदर आपके पास बचा 8q स्क्वायर प्लस 2q। बिकॉज हमें इसी फॉर्म का बनाना है ना, तो इसमें 8 ही बाहर है तो हम q नहीं लेंगे, दो q इज ऑल्सो कॉमन बट हमें उसको लेने की जरूरत नहीं है, प्लस 1। ठीक है, अब हम मान लेते हैं दिस इज सम पॉजिटिव इंटीजर m। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्म 8m प्लस 1। ठीक है, आई होप क्लियर है आप सबको। अगर ये हो गया, अब हम एक और केस चेक कर लेते हैं, दो केस पे हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऑड पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 8m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। अब दूसरे के लिए चेक कर लें। सो लेट्स चेक 8q प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपके पास, 64q स्क्वायर, ओके, देन 3 2 जा 6 6 8 जा 48, 48q हो जाएगा आपके पास, देन लास्ट में होगा 9। ओके, हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज हमें m प्लस 1 के फॉर्म का रखना है। तो यहाँ तो 9 नंबर आ रहा है ना, तो हम इसको 8 प्लस 1 कर सकते हैं। वाई, क्योंकि वो 8 इसके साथ कॉमन चला जाएगा, राइट। So 64q square plus 48q plus 8 plus 1। Now यहाँ से हमें 8 को कॉमन लेना है। 8 जब आप कॉमन लोगे आपको मिला 8q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 1। अब ये हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है m, सो आपको हो गया ये भी क्या 8m प्लस 1 के फॉर्म का। ना हमने क्या देखा कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका फॉर्म 8 प्लस m प्लस 1 ही आ रहा है। तो दिस प्रूफ कि ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ना, दिस इज द राइट स्टेटमेंट और हमें प्रूफ ही करना था। लेट्स चेक द फाइनल आंसर। अब ये चीज देखिए, इसमें हमें प्रूफ करना था तो इसका कोई फाइनल आंसर नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो आप केस फोर्थ को भी लेके प्रूफ कर सकते हो, केस थर्ड को भी लेके प्रूफ कर सकते हो, जो दो केसेस आप अपनी मर्जी से लेना चाहते हो उन दोनों को लेके प्रूफ कर सकते हो। सारे केस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चन है आपका कि आपको ये प्रूफ करना है कि कैसे √2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूफ करना है। दो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल बट वी हैव टू प्रूव इट कि दो इरेशनल नंबर का भी सम क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, सो इसका एक बेसिक पैटर्न है प्रूफ करने का। वी ऑलवेज फॉलो द सेम पैटर्न, हमें सेम ही पैटर्न चलना होता है। हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्ट्रडिक्टरी लेंगे कि नहीं √2 प्लस 3 ना ये एक रेशनल नंबर a के बराबर है। ओके, सो व्हाट वी विल टेक लेट √2 प्लस √3 इज a rational number. Instead of saying it irrational, we will say कि ये irrational number है। अब अगर ये irrational number है तो हम इसे rational है तो हम किसी a के बराबर इसको रख सकते हैं, जहाँ पे a क्या है, जहाँ पे a is a rational number। तो rational के बराबर हो सकता है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हमने कर लिया rational के बराबर। नाउ व्हाट यू विल डू, आप एक irrational को ना लेफ्ट साइड या राइट साइड लेके चले जाओ। लाइक हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज √2 is equals to a minus √3। okay, now next step is squaring both the side। ठीक,
हम क्या कर रहे हैं ना, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें रटना नहीं है, हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि लास्ट में ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो हमने माना है ना कि ये रैशनल नंबर है, लास्ट में जाके ये एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव हो जाए कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि एक रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर रैशनल इरैशनल के बराबर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हमने ये गलत माना था। और अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो रैशनल के अलावा क्या हो सकता है, फिर इरैशनल होगा। तो ये चीज हमारे इस स्टेटमेंट को प्रूव कर देगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट कि हम उसको एक रैशनल के बराबर मान के पहले ये प्रूव करें कि रैशनल इरैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, अब हम स्क्वायर कर रहे हैं बोथ द साइड, तो इधर आपका हो जाएगा 2, राइट, इधर आपका क्या हो जाएगा a-3 का √3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 3 -2 √3 और साथ में ए हो जाए। ओके, अब जितनी भी रैशनल चीजें लाइक ए स्क्वायर रैशनल है, 3 रैशनल है, इनको हम एक तरफ ले जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन, 2a √3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 3 -2। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक, ये तो बहुत इजी स्टेप था, बस हमने लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड कन्वर्ट कर दिया। अब आपका यहाँ पे बचा राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस 1। अगर हम यहाँ से √3 की वैल्यू निकालते हैं बिकॉज इट इज अ रैशनल इरैशनल नंबर और इसके साथ एक रैशनल कंपोनेंट लगा है, तो हम उसको क्या करें, इस साइड लेके चले आए, सारे रैशनल एक तरफ सारे इरैशनल एक तरफ ना। इस चीज से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे हमें ये देखने को मिल रहा है दैट इरैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इरैशनल रैशनल के बराबर हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जो हमने मान के चला था वो गलत माना है, बिकॉज इरैशनल रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। ओके, सो दिस प्रूव्स दैट √2 प्लस √3 इज इरैशनल। मैंने क्यों बोला एक सेट पैटर्न है, बिकॉज इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उन सब का यही पैटर्न होगा सॉल्व करने का। ठीक है, सो अगर आपको एक समझ में आ गया तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं वो पहले से लगाया हुआ होना चाहिए तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं। मैथ्स में सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन फिर कुछ भी दे दिया जाए हम हैंडल कर लेंगे, है ना। चलिए, अब हम आ जाते हैं इन 3 सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। ये काफी हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, इसके बाद आपके एक्सरसाइज में इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। So the first question of exercise 1.3 is this: show that the square of any positive integer is of either of the form 4q or 4q plus 1 for some integer a। ठीक है, कोई इंटीजर a है, अगर उस a इंटीजर का स्क्वायर कर दिया जाए ना तो उसका जो फॉर्म होगा वो 4q और 4q plus 1 का होगा। ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको 8m plus m वाला समझाया था, बस उसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना था। यहाँ पे क्वेश्चन ने कोई ऑड इवन की बात नहीं करी है, यहाँ पे क्वेश्चन ने सिर्फ क्या बोला है, इवन बोला है, सॉरी पॉजिटिव बोला है। ठीक, सो अगर हम कंपेयर कर देते हैं इस 4q को, या यहाँ से कंपेयर कर दो, कहीं से भी आप कंपेयर कर दो, चाहे इससे कंपेयर करो चाहे इससे कंपेयर करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज 4, है ना। अब अगर आपको b 4 मिल गया तो फिर हमारे पास r क्या हो गया, 0 1 2 3। ठीक, अब इस r की 4 वैल्यू से हमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, हमें 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। सो a जो आपका पॉजिटिव इंटीजर था ना, क्वेश्चन ने दे रखा है दैट a इज अ पॉजिटिव, तो हम ले लेंगे कि a क्या हो जाएगा जब रिमाइंडर 0 होगा, इन केस ऑफ रिमाइंडर 0 a विल बी व्हाट, 4q। ठीक है, या आप कह सकते हो हाँ 4q ही होगा बिकॉज bq प्लस r ही रहता है। अगर आपका r 1 हुआ तो इन दैट केस आपका a क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपका r 2 हुआ तो इन दैट केस 4q प्लस 2 हो जाएगा। और अगर आपका r 3 होता है तो इन दैट केस आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा 4q प्लस 3। ठीक, या आप इसको a के बराबर रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, ना क्वेश्चन ने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं करी, क्वेश्चन ने इस फॉर्म को किसका बताया है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का बताया। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल स्क्वायर ऑल दीज। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 के लिए मतलब इसके लिए स्क्वायर करते हैं, तो जब 4q का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिला, 16q स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको ऐसे करेंगे, आप इसको 4q के फॉर्म में लिखना है ना या 4m के फॉर्म में लिखना है, वॉट एवर। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई 4q स्क्वायर। अब हम इसको मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है m, सो दिस विल बी 4m। ठीक है, ना डोंट कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो नाम 4q दिया है, 4q प्लस 1 है, आप 4m कह रहे हो।
नहीं, देखो हर क्वेश्चन में कभी भी यहाँ पे क्यू नहीं दिया होता, बिकॉज हम लोग ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेके चलते हैं, हमेशा क्यू लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन जनरली नहीं देता है। बट अगर इस क्वेश्चन में दे दिया है तो आप क्या कर लो, बी क्यू यहाँ का वेरिएबल चेंज कर लो, आप एम कर लो इसको, ठीक। लाइक मैं ही आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे हमने हर जगह क्या लिया हुआ है, क्यू लिया हुआ है, राइट। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4m, ये हो गया आपका 4m प्लस 1, यहाँ पे भी आपका 4m हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 4m हो जाएगा। अब जब आप m लेके चलोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे आप क्या करोगे, सब जगह m कर दोगे। सेकेंड, ओके, तो यहाँ हम 4m का स्क्वायर करेंगे, आपको क्या मिलेगा, 16m स्क्वायर, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू मान लिया, तो यहाँ आपको फाइनली क्या मिलेगा, 4q, ठीक है। आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोग को। इसी तरीके से हम इसका स्क्वायर करते हैं, इस केस में जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपको 4m प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। जब आप स्क्वायर करोगे इसका तो आंसर क्या आएगा, 16m स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8m प्लस 1, ठीक। अब मैंने क्या बताया, 4 है ना, तो 4 ही कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। नाउ दिस विल बी सम पॉजिटिव इंटीजर q, तो आपको क्या मिला, 4q प्लस 1। सो अभी तक तो सब सही जा रहा है, एक 4q भी हो सकता है, 4q प्लस 1 भी हो सकता है, दोनों हो रहे हैं। अब हमें किसके लिए करना होगा, अब हमें केस थर्ड के लिए करना होगा, दैट मीन्स 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर कर ले, ठीक है। चलिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर, ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16m प्लस 2 2 जा 4, राइट। अब आप देखो, आपको 4 प्लस 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आपको 4 ही मिल रहा है, ठीक। सो 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। अब ये मत करना कि इसको 3 प्लस 1 में ब्रेक कर देना, नहीं, क्योंकि 3 फिर कॉमन नहीं आएगा, फिर आपकी कंडीशन गलत हो जाएगी, और यहाँ पे आपसे पूछा नहीं गया, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है कि सिर्फ तुम बताओ, शो करो, बिकॉज ये बात सही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत कर देना, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना कि 4 की जगह आप 3 प्लस 1 कर दो, नहीं, 4 कॉमन आ रहा है, हम इसको मान लेंगे कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर क्यू है, तो ये हो गया अगेन आपका एक फॉर्म 4q, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास है 4m प्लस 3, चलिए उसका भी देख लेते हैं। 4m प्लस 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, हमें मिलेगा क्या, 16m स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 24m, देन आपको लास्ट में मिला 9। हाँ, अब यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप इसको क्या लिखोगे, 8 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये 8 कॉमन चला जाएगा, कॉमन में हम किसको लेंगे, 4 को लेंगे, 8 को नहीं लेंगे, दो 8 इज ऑल्सो कॉमन, बट हमारा क्वेश्चन 4q प्लस 1 का फॉर्म चाहता है, तो हम 4 ही लेंगे। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये चीज ना हमें कॉपी करनी है क्वेश्चन से कि हमें क्या कॉमन लेना है, ठीक है। सो 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 प्लस 1, ओके। अब ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर q हो जाएगा, तो लास्ट आपको मिला 4q प्लस 1। तो हमने क्या देखा, 4 केसेस बने हमारे पास r की वैल्यू से, 2 केसेस में 4q फॉर्म हुआ, 2 केसेस में 4q प्लस 1 फॉर्म हुआ, तो दिस प्रूव्स द स्टेटमेंट, ठीक है। लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, राइट। कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में बच्चों, कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है, ताकि आपके कोई डाउट ऐसा ना रहे जो क्लियर ना हो। अगर आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो एटलीस्ट इस सेशन से आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। कोई इंटीजर m है जिसको इस फॉर्म में करना है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये उस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दैट पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर्म क्या है, 4m 4m 4m, तो उसका मतलब यहाँ से b की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 4। अगर b की वैल्यू 4 मिल रही है, देन वी हैव 4 केसेस ऑफ r, 0 1 2 एंड 3। अब क्वेश्चन ने कोई इवन ऑड की बात नहीं करी है, मतलब सारे ही केसेस हमें लेने हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट केस लोगे, यानी कि r इज इक्वल्स टू 0 पे आपको पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा, 4q प्लस 1 नॉट m, 4q, ठीक है। अब 0 पे तो 4q मिलेगा, देन r इज इक्वल्स टू 1 पे क्या मिलेगा, 4q प्लस 1 मिलेगा, r इज इक्वल्स टू 2 पे क्या मिलेगा, 4q प्लस 2 मिलेगा, एंड r इज इक्वल्स टू 3 पे आपको मिलेगा 4q प्लस 3। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका क्यूब करो, देन बताओ कि ये फॉर्म इसका ही है। सो अब हम क्या करेंगे, इन सब का क्यूब करेंगे, ठीक है।
तो 4q का क्यूब करते हैं, 4q प्लस 1 का क्यूब करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, इसका भी क्यूब करते हैं। ठीक, सबसे पहले 4q का क्यूब करते हैं। तो 4q का क्यूब अगर हमने किया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का क्यूब क्या होता है 64 और क्यूब क्यूब हो गया, राइट। अब आप यहाँ से 4 ही कॉमन लोगे, देख लो, क्योंकि क्वेश्चन 4m कह रहा है, तो 4 ही कॉमन लेना है। कॉमन क्या, ऐसे यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, बट आपको फिर भी उस फॉर्म में बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा 16 क्यू क्यूब, ठीक है। आप क्यू क्यूब हो जाएगा कोई पॉजिटिव इंटीजर m, तो आपको मिलता है क्या 4m। तो चलो 4m हमारा आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम 4q प्लस 1 के क्यूब का निकालते हैं, यानी कि सेकेंड वाले का। ठीक, 4q प्लस 1 का क्यूब। अब क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता ही है क्या होगा। ठीक, सो a का क्यूब यानी 4q क्यूब, ठीक है। देन 3a स्क्वायर b, ओके, सो 3ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16, और मल्टीप्लाई किया 3 से, ये हो गया 48 क्यू स्क्वायर। ठीक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहीं पे गलत हो जाए तो। सो 4q प्लस 1, अब आपका आ जाता है दूसरा 3ab स्क्वायर। तो 4 3 12 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 12q, ठीक है, लास्ट में 1। ठीक, अब हमें इसको क्या बनाना है, या तो 4m प्लस 1 बनाना है या 4m प्लस 3 बनाना है, तो ये बड़े दिमाग से करना होगा। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या मिला क्यू क्यूब, ये मिला आपको 12q स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिला 3q प्लस 1, ये हो गया हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर m। तो आपका क्या बनता है 4m प्लस 1। सो इसमें हमारा 4m प्लस 1 का फॉर्म बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम 4q प्लस 2 का क्यूब देखें क्या आता है। सो 4q प्लस 2 का होल क्यूब, ओके। आइडेंटिटी के यूसेस को ओपन करिए, क्या होगा 64q क्यूब, ठीक है। देन लास्ट में आपका 8 मिलना है, वो पहले से लिख लेते हैं। फिर बीच में आपका क्या मिलना है 4q स्क्वायर, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करिए आप 3 से, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 जा 48, 48 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये आपका हो जाता है 96q स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आपका दूसरा होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 4 जा 12q, ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48q। अब आपको देखना है कि आप इसे किस में ब्रेक करोगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ब्रेक करने की जरूरत है या नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज 8 4 की टेबल में आता है। सो 4 बस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 16q क्यूब, ये हो जाएगा आपका 24q स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 12q लास्ट में 2 विद इन ब्रैकेट। ये हो गया हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर m, और हमें मिलता है ये कौन सा फॉर्म 4m, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बचता है 4q प्लस 2 का क्यूब। देखो बच्चों, ये है तो सॉरी 3 का क्यूब है, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर, बट अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कोई और प्रोसीजर है नहीं इसको सॉल्व करने का। और जब बात शो करने की आती है, तो हमें सारे ही केस को शो करना होगा, ठीक। चलिए, अब हम करते हैं इसका क्यूब। सो फर्स्ट 64q क्यूब, ठीक है, लास्ट में आपका 27 आएगा, और बीच में 2 और आने हैं। चलो, 4 स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 को 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या आंसर आएगा 3 8 24, 3 4 12 144 क्यू स्क्वायर। आई होप मेरा करेक्ट हो। उसके बाद 3ab स्क्वायर, यानी कि 12q से आपको 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9 12 जा होता है 108q, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 27 को ब्रेक करना है, बिकॉज 27 27 तो ले ही नहीं सकते हम। तो हमें इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जो दूसरा वाला पार्ट हो ना, वो 4 के साथ कॉमन चला जाए। तो इसको ब्रेक करने का बचता है हमारे पास 24 प्लस 3, ठीक, बिकॉज 24 4 में चला जाएगा। ना टेक 4 कॉमन, यहाँ पे हुआ 16q क्यूब, यहाँ पे हो गया 36q स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4 टू साइड 7 27q, फिर यहाँ 24 से आपका आ गया 6, लास्ट में बचा आपका 3। Now this is some positive integer m, so 4m plus 3. Okay, now let's move back to question. Question कह रहा था कि 4m होना चाहिए, 4m plus 1 होना चाहिए, या 4m plus 3 होना चाहिए। So 4m हो गया, 4m plus 1 हो गया, फिर से 4m मिला, 4m plus 3 भी मिल गया हमें, राइट। तो मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि हाँ, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब जो होगा वो 4m या 4m plus 1 या 4m plus 3 के फॉर्म का ही होगा। So last में what you can write down, hence proved, right? Okay. Next question देख लेते हैं,
Third question, show that the square of any positive integer can be of the form 5q plus 2, 5q plus 3 or for any integer q. सेम क्वेश्चन है, बस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन हाँ टाइम तो देना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन है तो सोल्यूशन में टाइम तो देना बनता है, राइट। सेम प्रोसीजर आप होते तो आप b की वैल्यू मुझे बता सकते हो। b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू हो गई 5, राइट। अब b की वैल्यू हो गए 5 तो r के हो गए चार, हाँ चार नहीं 5 पॉसिबल वैल्यू, 0 1 2 3 4, नहीं 4 ही होंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें कोई इवन आउट की बात नहीं है, बोल रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब अब आपके पास बनने वाले हैं 5 केस और उन 5 केस का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। बट यहाँ पे शो कह रहा है कैन नॉट, यानी कि इन दो फॉर्म का हो ही नहीं सकता। ओके, तो क्वेश्चन ने एक नेगेटिव क्वेश्चन दे दिया है हम लोगों को, बट चलिए सॉल्व करते हैं। आर जब आपका 0 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास बन के आता है 5q। आर जब आपका 1 होगा पॉजिटिव इंटीजर बन के आता है 5q प्लस 1। आर जब आपका 2 होगा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 5q प्लस 2। ओके, आर जब आपका 3 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है 5q प्लस 3 एंड आर जब आपका 4 होगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है 5q प्लस 4। सो हमने अपने पॉजिटिव इंटीजर को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका स्क्वायर करना है, ठीक, बिकॉज क्वेश्चन ने स्क्वायर करने को बोला। सो इसका स्क्वायर करेंगे, देन इसका स्क्वायर करके देखेंगे, देन थर्ड वाले का स्क्वायर करेंगे, देन फोर्थ का स्क्वायर करेंगे एंड देन लास्ट 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए चालू हो जाते हैं स्क्वायर करना। 5q का होल स्क्वायर किया, मिला हमें 25q स्क्वायर, है ना। 5 की बात हो रही है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 5 5 करना है हमें। सो 5 स्क्वायर, अब ये 5q स्क्वायर हो गया कोई पॉजिटिव इंटीजर q। अब देखो यहाँ पे q ले लिया है ना, तो हमें फिर से होगा, लेकिन अब मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ। अब आप, मैं मान के चल रही हूँ, अब आप समझ गए होंगे कि अगर q आ जाए तो मैं दूसरा वेरिएबल लेना है, मैं तो भूल गई, आप याद रखिएगा। सो हम इसको मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर m, तो ये हो गया 5m। मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ये m है, ये m है, ठीक है, सॉर्टेड, ठीक। 5m, तो 5m बोल रहा था कि कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m, ठीक है, सॉरी 5m नहीं, 5m प्लस 2 है, पूरा है, ठीक है। ओके, सो 5m आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला 5m प्लस 2 नहीं आ सकता, तो 5m तो आ सकता है, दैट मीन्स ये सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले को स्क्वायर कर लेते हैं, यही बगल में कर लेते हैं, 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। कॉमन क्या लेंगे हम? 5 ही लेंगे, कुछ भी हो लेकिन कॉमन 5 ही लेना है। 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हो गया कोई पॉजिटिव इंटीजर m, हो गया आपका 5m प्लस, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये हो गया आपका 5m प्लस 1, ठीक है। सो मतलब 5m प्लस 1 फॉर्म भी आ सकता है, अभी 5m प्लस 2 नहीं आया। नेक्स्ट हम करते हैं आगे इसमें, जिसमें हमें 3 बचे हुए का लेना है। सो 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर करते हैं आप। ये हो गया आपके पास 25q स्क्वायर, उसके बाद आपके पास हो जाता है 20q, फिर हो जाता है 4, ठीक। अब आपको क्या करना है? देखो अब आपको करना है कि 4 तो कॉमन आएगा नहीं 5 में, ठीक। अब आपको इसमें से 5 ही कॉमन लेना है। सो हम क्या कर सकते हैं, लाइक हम ये कर सकते हैं, 5 लिया हमने कॉमन, सो बचा हमारे पास 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, ठीक। ये हो गया कोई पॉजिटिव m, तो 5m प्लस 4, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया था, सॉरी। सो 5m प्लस 2 नहीं हो सकता, 5m प्लस 3 नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये हो सकता है, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 25q का स्क्वायर, ठीक है। देन 5 3 15 टू 30q, ओके। देन आपका लास्ट में आया 9, ओके। चलो अब इस 9 को ना ब्रेक कर देना 5 प्लस 4 में, बिकॉज कॉमन लेना है, 5 से बड़ा हो गया है। तो 5 कॉमन लिया, 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, बाहर बचा 4, so this is some positive integer m, so you have 5m plus 4, okay। लास्ट आपके पास आ जाता है क्या, 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 25q स्क्वायर, ओके, 4 5 22 8 22 40 नॉट 80, 40q प्लस 16, ठीक। अब इसको किस में ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक कर लेते हैं हम 15 प्लस 1 में, राइट, ओके। 5 कॉमन लिया, 5q स्क्वायर
plus 8q plus 3 plus 1. Now this is some positive integer m and you have 5m plus 1. So 5 केसेस बनने थे, 5 में से किसी भी केस में 5m plus 2 या 5m plus 3 नहीं आया. So whatever what the statement was, it was saying that the positive integer, the square of this positive integer cannot be of this form 5m plus 2 or 5m plus 3. So the statement is correct. Okay, हमने प्रूफ कर दिया है. So लास्ट में you can write down that hence proved. Okay, और चाहो तो आप अपनी पूरी स्टेटमेंट एक बार नीचे कॉपी करके लिख सकते हो hence proved. ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नहीं करते हो तो ऐसा कुछ मार्क्स डिडक्ट नहीं होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Show that the square of any positive integer cannot be of the form. अब ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि आपको ये बताना है कि cannot be इस फॉर्म का नहीं हो सकता. अब देखो b की 6 आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन में. जब b का 6 आंसर आएगा देन इन दैट केस r की आपकी कितनी वैल्यूज आने वाली है? 6. 1 2 3 4 5. ठीक, और इन 6 पे 6 पॉजिटिव इंटीजर बनेंगे. आपको उसका स्क्वायर करना है, राइट? और उसके बाद चेक करना है, जैसे मैंने अभी थर्ड क्वेश्चन में चेक किया कि क्या ये उस फॉर्म का आ रहा है कि नहीं. सो अब ये क्वेश्चन ना मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, इससे आप करिए. ठीक है, कैसे करिए? अभी वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के साथ आप क्वेश्चन को करिए और सिर्फ मुझे कमेंट में ये बताइए कि किसका किसका प्रूफ हो पा रहा है. अगर किसी को प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली आई सॉल्व इट, अगर नहीं तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, बिकॉज हमने एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए, राइट? चलिए बाकी के क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसे आप होमवर्क में करिए. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इसे बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. ओके, बाय बाय. Let's see this question 5 students. Show that the square of any odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer q. Okay, so same question है जैसे अभी हम लोगों ने सारे सॉल्व किए. 4q plus 1, यहाँ पे 4q अगर आप कंपेयर कराएंगे bq से तो आपको क्या मिलने वाली है? b की वैल्यू, we will get the values of b as 4. ठीक है, अब b 4 आ गया तो इससे हमारी r की कितनी वैल्यूज आ जाती है? हमारी r की वैल्यूज आ गई 0 1 2 and 3. ठीक है, Now look at the question carefully. क्वेश्चन ने आपसे बोला है आपको ऑड इंटीजर पे निकालना है. तो अब इसमें से ऑड कौन है? इसमें से ऑड 0 नहीं है और 2 नहीं है. तो सिर्फ हम दो वैल्यूज ऑफ आर की दो वैल्यूज को कंसीडर करेंगे. अगर हम इन दो वैल्यूज को कंसीडर करते हैं तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो बन के आएगा, तो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर कब बनेगा? जब हम आर की वैल्यू 1 लेंगे. और दूसरा कब बनेगा? जब हम आर की वैल्यू 3 लेंगे. ओके, सो अगर r की वैल्यू 1 है तो आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या बन रहा है? 4q plus 1 बनेगा. और अगर आपकी r की वैल्यू 3 हो जाती है देन इन दैट केस आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा? 4q plus 3 बनेगा. ठीक है, अब आपने क्वेश्चन में बोला कि शो करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा ना वो होगा 4q plus 1 फॉर्म का. तो अब हम क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, इसका भी और इसका भी. लेट्स सी क्या होता है. फर्स्ट हम 4q plus 1 का स्क्वायर करने जा रहे हैं. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16q स्क्वायर प्लस 2 4 8, 8q प्लस आपका 1. ठीक है, अब हमें क्या होना है? 4 कॉमन लेना है बिकॉज यहाँ पे 4q है. सो 4 कॉमन लेते हैं, 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. ना हम क्या एज्यूम कर लेंगे दैट दिस पोर्शन इज सम पॉजिटिव इंटीजर m. तो आपका फॉर्म हो गया 4m plus 1. अब देखो यहाँ पे q दिया है ना, इसे रिप्लेस कर लो 4m plus 1 से, अदरवाइज q करके कंफ्यूजन हो जाएगा. तो हम मान लेते हैं हमारे क्वेश्चन ने हमें क्यू ना देके क्या दिया है? m दिया है. ठीक है, सो अब हमने मान लिया कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर m है, तो आपका स्क्वायर करने पे क्या फॉर्म बना? 4m plus 1. और क्वेश्चन यही कह रहा था कि ये फॉर्म बनेगा. ठीक, अब हमने 4q plus 1 पे तो चेक कर लिया, अब हम किस पे चेक करेंगे? 4q plus 3 पे चेक करते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे चेक करते हैं 4q plus 3 का होल स्क्वायर. ओके, क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर करने पे 16q स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा? 24q, उसके बाद आपका 9. ठीक, अब 9 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा 8 plus 1. आई थिंक करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमारी कि हमें किस में ब्रेक करना है. अब 4 को कॉमन लेना है तो मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए. चलिए 4 कॉमन ले लीजिए, 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 ब्रैकेट में आपका बाहर ब्रैकेट के प्लस 1. ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है m, तो क्या हो जाएगा? 4m plus 1. तो हमने क्या देखा? दोनों ही केस में अगर कोई और पॉजिटिव इंटीजर है
तो दोनों ही केस में हमें फॉर्म क्या मिल रहा है स्क्वायर करने पे 4m+1। सो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सेम क्वेश्चन आई थिंक हम लोग 7-8 टाइम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, सेट पैटर्न है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If n is an odd integer, then show that n square minus 1 is divisible by 8. Again an easy question. क्वेश्चन कह रहा है अगर मान लो n कोई ऑड इंटीजर है तो आप ये बताओ कि n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे ना तो हमेशा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, n की 2-3 डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे एंड इट शुड बी ऑड बिकॉज क्वेश्चन हैज सेड कि ये ऑड इंटीजर है, राइट। वो ऑड होनी चाहिए, अगर वो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि वो 8 से डिवाइड हो जाए तो ऑफ कोर्स हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं कुछ n की वैल्यूज, ऑड इंटीजर होनी चाहिए तो 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक। 3 केसेस इनफ है इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब हम केस 1 लेंगे, क्या केस 1 हमारा हो जाएगा जब हमने n की वैल्यू ली 1। इन दैट केस n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये हो गया आपका 0, क्या 0 8 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 0 तो किसी से भी डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट केस हो जाता है हमारा, केस सेकेंड हो जाएगा जब हम n की वैल्यू लेंगे क्या 3, ठीक है। इन दैट केस n स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या हो गया ये आपका 3 स्क्वायर माइनस 1 विच विल गिव यू अल्टीमेटली 8 और 8 8 से डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट हम ले लेते हैं केस थर्ड जिसमें हमने n की वैल्यू को क्या लिया 5 लिया, ठीक है। इन दैट केस n स्क्वायर माइनस 1 आपके पास क्या हो गया 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 24/8 और ये भी आपका 8 से डिविजिबल है, ठीक है। सो तीनों केस पे हमने देख लिया कि n की हम कोई भी ऑड वैल्यू ले लें तो वो n स्क्वायर माइनस 1 का जो आंसर है ना वो 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो दिस प्रूव द स्टेटमेंट दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ओके, बहुत आसान होता है मैं आपको कहूँ स्टेटमेंट को प्रूव करना, बिकॉज अगर क्वेश्चन आपको एक स्पेसिफिक चीज दे देना कि n पॉजिटिव इंटीजर है या n कोई ऑड इंटीजर है या n कोई इवन इंटीजर है तो बस आपको उन वैल्यूज को लेना होता है और उसको उठा के केस बाय केस बना के आप प्रूव कर दो, क्वेश्चन शो हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कुछ अलग नहीं करना है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Prove that if x and y are both odd positive integers. Again question has specified कि जो हमारा x है और y है ये दोनों ही odd positive integers हैं, ठीक। तो आप बताओ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन कह रहे इवन जरूर होंगे लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगेन व्हाट वी कैन टेक, वी विल टेक द वैल्यूज ऑफ x एंड y अकॉर्डिंग टू अस। हम अपनी मर्जी से कोई ऑड वैल्यू ले लेंगे और उसको सेटिस्फाई करा देंगे कि हाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो आ रहा है बट ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हम लेट कर लें, वैल्यूज को एज्यूम कर लें कि x की और y की जो वैल्यूज है वो क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो अगेन आप 1 3 5 ले लो एंड सो ऑन, y की भी आप 1 3 5 ले लो एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट, ठीक, केस फर्स्ट जिसमें हमने x की वैल्यू क्या ली 1 एंड y की वैल्यू क्या ली 1। अब आपको क्या करना है, दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना वो इवन है। सो अगर आपने x1 लिया और y1 लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच विल गिव यू 2। ऑफ कोर्स 2 एक इवन नंबर है, दिस इज इवन, राइट। बट ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये आपको डेसिमल में आंसर देगा, ठीक है। तो कंप्लीटली डिविजिबल हम इसे तो नहीं कहेंगे। चलिए केस सेकेंड मान लेते हैं। केस सेकेंड क्या हो गया, जब हमने x की वैल्यू ली 2 नहीं ले सकते बिकॉज इवन है, ओके, x की वैल्यू ली 3 एंड y की वैल्यू ले ली 3। अब इस केस में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 क्या हो गया 18। अगेन इट इज एन इवन नंबर, 18 आपका इवन नंबर है, लेकिन क्या ये 18 आपका 4 से डिविजिबल है, नहीं, 4 की टेबल में 18 नहीं आता, ठीक। अगेन जो क्वेश्चन कह रहा था वही सही हुआ। अब हम एक केस और ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड केस। चलिए थर्ड केस ले लें। थर्ड केस में हम क्या मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने ली 5 एंड y की वैल्यू ली हमने 5।
जब हमने ये लिया तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो गया, 25 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 50। 50 इज एन इवन नंबर, यस और नो, यस 50 इज एन इवन नंबर बट इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो अगर कोई नंबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन आ रहा है लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारे इस गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को प्रूव करता है। So at last what you can write hence the given statement is proved. You can write the whole statement also and you can write this जो मैंने लिखा, आप वो भी लिख सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन से वो पूरा स्टेटमेंट भी कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, आई हेल्प यू। Let's see this question number 8. Using Euclid's division algorithm to find the HCF of 441, 567 and 693. तो यहाँ पे 3 नंबर्स दिए स्टूडेंट जिसका हमें HCF निकालना है। तो मैंने आपको एक सैम्पल क्वेश्चन करवाया था और मैंने वहाँ बताया था कि एल्गोरिथम तो हम लिखेंगे अपने मेन पोर्शन में कॉपी के, जो कि हमें एग्जामिनर को दिखाना होगा, बट उस एल्गोरिथम को हम बनाएंगे किसकी हेल्प से, उसको हम बनाएंगे लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से, जो कि हम रफ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 3 को जब आपको 3 या 4 नंबर दे दिए जाते हैं तो लॉन्ग डिवीजन कैसे करना होता है, सबसे पहले हम 2 बड़े नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हमारा जो नंबर एचसीएफ आ जाता है उसको हम थर्ड वाले के साथ, इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से 567 और 693 का एचसीएफ निकालेंगे, जो हमारा एचसीएफ आएगा उसका हम फिर 441 के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से इन दोनों का एचसीएफ। तो ये पोर्शन आपको लॉन्ग डिवीजन का रफ में करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, ये आपको शो नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन आपसे एल्गोरिदम मांग रहा है, तो हम सिर्फ एल्गोरिदम को शो करेंगे। राइट, चलिए निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ। 567 और 693 कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, 1 टाइम। सो 567 माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 7 6, 8 माइनस 6 2 एंड 6 माइनस 5 1। ओके, नेक्स्ट आपका 567 बिकॉज रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। अब हम ये कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, हम इसको 4 टाइम्स ले जा सकते हैं। आई थिंक लेट्स चेक इट, 4 टाइम्स ज्यादा तो नहीं हो जाता। 4 6 24, 2 कैरी 4 2 8 10, 4 1 5, नहीं ज्यादा नहीं है। चलिए अब ये आपका क्या बचा, 63 बचा। 63 भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर आपको करना पड़ेगा। नाउ दिस इज डिविजिबल 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 63। अब मैंने क्या बोला था, जो एचसीएफ आएगा इन दोनों का उसी से हम थर्ड वाले का निकालेंगे। तो नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर 63 and 441. Okay, how many times we can take 7 times? I think 7 times लेके चले जाते हैं। yes 7 times ही ये टोटली डिविजिबल हो जाता है। दैट मीन्स ऑल टोटल आपका एचसीएफ क्या बन रहा है, तीनों का 63 बन रहा है। अब हमने लॉन्ग डिवीजन कर लिया, नाउ वी जस्ट नीड टू राइट डाउन इट्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम किसकी लिखेंगे, 567 एंड 693 की लिखेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 567 एंड 693। ठीक है, अब ये स्टेप्स है आपको यहीं से कॉपी करने। क्या होता है बस आप ध्यान में रखना, अपना ये फॉर्मूला या थ्योरम, जिससे जो भी आप कहना चाहो, a is equals to bq plus r, which is dividend is equals to divisor into question plus remainder. So डिविडेंड क्या है 693, डिवाइजर क्या है 561, क्वेश्चन क्या है 1 और रिमाइंडर है 126। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है कि लास्ट डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड, लास्ट रिमाइंडर बन जाता है डिवाइजर। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो क्या है 4 और रिमाइंडर बचा था 63। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, 126 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 0, 0 आ गया, दैट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब हम किसके लिए एल्गोरिथम लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एल्गोरिथम फॉर 63 एंड 441। लेट्स राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। आंसर देखो आपका 63 ही है। ठीक है, बट आपको तो पूरा सोल्यूशन लिखना होगा। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 63 एंड 441। अब इसमें तो एक ही स्टेप आया था, वही लिख देते हैं। तो आपका डिविडेंड क्या था 441, आपका डिवाइजर क्या था 63, आपका क्वेश्चन क्या था 7 और रिमाइंडर आ गया 0। सो फ्रॉम हियर नॉट
और बोलना था, ये लिखना नहीं था। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, HCF इज इक्वल्स टू 63। सो आप लास्ट में आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो दैट 63 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 441, 567 एंड 690। सो दिस मेक्स द सोल्यूशन कंप्लीट। बहुत इजी प्रोसीजर था, लॉन्ग डिवीजन सबको आता है, बस उसको आपको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन। क्या कह दिया है कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बिकॉज डिवाइड करने वाली चीज कौन होती है, फैक्टर होती है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कुछ रिमाइंडर दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी है ना, कि अगर कोई चीज रिमाइंडर आ रही है, वो रिमाइंडर पहले होता ही नहीं तो रिमाइंडर क्यों आता, राइट। तो हम क्या करें, अपने रिमाइंडर्स को पहले ही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लें, देन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। तो अगर हम रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 125 माइनस 1 क्या नंबर आया, 1250 आया। 9377 से अगर हम अपना रिमाइंडर माइनस कर दे, क्या आंसर आया, 9375 आया। इसी तरीके से अगर हम 15628 से थर्ड 3 को माइनस कर दे रिमाइंडर, हमारे पास क्या आंसर आया, 15625। नाउ अब इन तीनों का आपको क्या निकाल लेना है, HCF। तो हम अपना लास्ट वाला प्रोसीजर अपना सकते हैं, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको यहीं पे करके सबसे पहले दो नंबर जो बड़े नंबर्स हैं, लाइक इन दोनों का HCF निकालते हैं, फिर इसकी एल्गोरिदम लिखेंगे। उसके बाद इनका जो HCF आएगा उसका थर्ड वाले के साथ निकाल के उनकी एल्गोरिदम लिखेंगे, राइट। चलिए एक रफ पोर्शन बनाते हैं। ओके, 9375 डिवाइडेड बाय 15625, ठीक है। कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, आई थिंक 2 टाइम्स भी नहीं ले जा सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। सो 9375 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 12 माइनस 7 5, 5 माइनस 3 2 एंड 15 माइनस 9 विल बी 6, ठीक है। फिर इसको कितने टाइम्स ले जा सकते हैं, सिर्फ 1 टाइम ही ले जा सकते हैं। 6250 रिमाइंडर आपके पास आया 5213, ठीक है। फिर कितने टाइम्स ले जा सकते हैं 6250, ओनली आई थिंक हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 312, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका 3125 6250, ये आपका 6250 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका HCF क्या हो गया, इन दोनों के लिए 3125 हो गया, ठीक। सबसे पहले हम इसकी एल्गोरिदम लिख लें, फिर नेक्स्ट पेज में उसका सॉल्व करके इसकी एल्गोरिदम उसके सामने लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सोल्यूशन फ्रॉम हियर। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर, आप फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बिकॉज ऑफ द स्पेस इशू। So 9375 and 15625, ठीक है। 3 स्टेप ही आएंगे। डिविडेंड क्या है, 15625, डिवाइजर क्या है 9375, क्वेश्चन क्या है 1, रिमाइंडर है 6250, ठीक है। 9375 इज इक्वल्स टू लास्ट रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, क्वेश्चन है 1, रिमाइंडर है 3125, ठीक है। लास्ट डिवाइजर बन गया डिविडेंड, लास्ट रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, क्वेश्चन है 2, रिमाइंडर है 0। तो HCF क्या हो गया, यहाँ पे HCF हो गया 3125, ओके। अब हमें 3125 का किसके साथ निकालना, अब हमें 3125 का निकालना है 1250 के साथ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। आपको पहले से दिया बट डोंट लुक एट द आंसर। चलिए हम निकालते हैं 3125, ओके। सो 3125 डिवाइड करेंगे किससे, 1250 से, ठीक है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 2 टाइम्स ले जा सकते हैं, यस ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2500, ओके। 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2 और 11 में से 5 गया आपका 6, ठीक। अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 1250 को, सो ये आपका 2 टाइम्स कंप्लीटली क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ऑल टोटल आपका HCF क्या आया, 625, दैट इज आंसर 625, ओके। अब हम इसकी एल्गोरिदम लिख लें बिकॉज ये तो हमारा रफ पोर्शन था। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फॉर व्हाट, फॉर 1250 एंड 3125, ठीक है। 2 स्टेप्स ही खाली बनेंगे। सो अपना फॉर्मूला याद रखिए, 3125 इज इक्वल्स टू 1250 मल्टीप्लाई 2 प्लस 625। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, विच इज द लास्ट स्टेप ऑल्सो, 1250 इज इक्वल्स टू 625 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सो HCF क्या हो गया 625।
फाइनल आंसर आप लिख सकते हो कि 625 इज द HCF ऑफ द 3 नंबर्स। अब वो 3 नंबर्स क्या क्या थे फिर से देखना पड़ेगा। 12509375, 12509375 एंड लास्ट में एक नंबर और है आपका 15625। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, किया हमने लॉन्ग डिवीजन से, जो हमें बहुत अच्छे से आता है करना, और उसी को हमने सिर्फ एल्गोरिदम में चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो इस चैप्टर में ना हम वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना जो हमने पुरानी पढ़ी हुई है, बस उसका क्या कर दिया गया ना, लिखने का तरीका बदल दिया है और नाम बदल दिया है ना। कर तो हम वही HCF निकाल रहे हैं, वही LCM निकालना है, बस उनके नाम को चेंज कर दिया गया और लिखने के तरीके को चेंज कर दिया गया। तो अगर ये दो चीजें हमने सीख ली तो फिर चैप्टर में कुछ है नहीं, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने 6-7 क्लास में पढ़ा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग सारे सेम ही सॉल्व कर रहे थे, ये भी मैंने आपको सैंपल में करवाया है। एक क्वेश्चन था, इफ यू रिमेम्बर, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो कि √3 और √5 इरेशनल है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि हम क्या एज्यूम करेंगे। सबसे पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, देन एट लास्ट सॉल्व करते करते हमें कहीं ये पता चलेगा कि भाई रैशनल और इरेशनल बराबर आ रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो जो हमने माना हुआ था कि ये दोनों रैशनल है वो गलत माना, इसका मतलब वो क्या हुए, इरेशनल। तो ये हमारा सेट ऑफ प्रोसीजर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो। सेम पैटर्न पे सारे ही क्वेश्चन जो इस तरीके के आएंगे ना उसको हमें सेम ही तरीके से सॉल्व करना है। बस हम मानेंगे कुछ और वो गलत हो जाएगा और हमारा फिर जो माना हुआ है रैशनल वो इरेशनल बन जाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो मैंने जो बताया कि मैं क्या करूंगी, मैं मान लूंगी कि लेट √3 प्लस √5 इज आर रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम मानते हैं, अभी हम ये मान रहे हैं। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर √3 प्लस 5 एक रैशनल है तो हम इसे किसी रैशनल नंबर के बराबर रख सकते हैं, विच इज ए। आप यहाँ पे लिख लो, ए इज एनी पॉजिटिव रैशनल number, or you can say any integer because integer is also a rational number। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया दो रैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं एक दूसरे के। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन इरेशनल टू द अदर साइड ऑफ दिस। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज √3 इज इक्वल टू a माइनस √5। ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट, चलिए स्क्वायर कर लीजिए। इसका करोगे तो क्या मिल जाएगा 3, और इसका करोगे तो यहाँ पे हमें लगानी पड़ जाएगी क्या, आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। चलो लगा देते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद -2ab, तो ये हो गया 2a √5। अब क्या करो कि सारे रैशनल नंबर एक तरफ, इरेशनल को एक तरफ। अब √5 इज एन इरेशनल नंबर है ना, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, 2a √5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, which will ultimately give you what, a square plus 2। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ रैशनल इरेशनल को लेके बाकी 2a जो रैशनल पार्ट है उसमें वो भी हम नेक्स्ट साइड भेज देते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2/2a। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक इरेशनल जो है वो रैशनल के बराबर आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। irrational can never be equals to rational। so this makes our assumption contradictory। यहाँ पे जो हमने assume किया ना कि √3 प्लस √5 रैशनल है, वो क्या हो रहा है, गलत assume किया। तो अगर कोई चीज रैशनल नहीं है तो इसके बाद बचा क्या, कि वो इरेशनल होगी, है ना। इसके अलावा तो कोई नंबर बचे नहीं है, रैशनल और इरेशनल दो ही नंबर होते हैं रियल नंबर्स में। ठीक, सो ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो जाता है। चलिए आगे करते हैं, आगे हमें क्या करना है, what we see that rational is equal to irrational, okay, which is not possible. This is not possible. So what we will write down, hence our assumption जो हमने assume किया था, hence our assumption that √3 plus √5 is rational, ये क्या है, ये wrong है, is wrong। okay, so
10 √3 प्लस √5 इज व्हाट? अगर कोई चीज रैशनल नहीं है देन इट इज व्हाट? देन इट इज इरैशनल। सो ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लॉजिक आप बस यही रखो अपने दिमाग में कि अगर कोई चीज हमें प्रूव करनी है कि वो इरैशनल है तो हम ये मान के चले ना कि वो रैशनल है। ठीक, अगर किसी पॉइंट पे ये सामने हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि रैशनल और इरैशनल आमने सामने विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब हमने गलत लिया था। ठीक, तो यही एक पैटर्न है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट 12 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5 और एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 12 की पावर n है, ठीक है, तो ये कभी भी 0 या 5 पे एंड नहीं करेगा। मतलब इसकी डिजिट कभी भी 0 और यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 और 5 नहीं हो सकती किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको लॉजिकल वे में सोचते हैं कि अगर हमने डिविजिबिलिटी पढ़ रखी है, मैं आपको याद होगा मैंने इसका 6 रेज़ टू द पावर n का भी क्वेश्चन आपको समझाया है, आई थिंक एक्सरसाइज 1 में या 2 में। तो अगर किसी भी नंबर को 0 या 5 पे एंड होना है तो उसके लिए आपको पता है हमें डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 स्टेट्स दैट कि किसी भी नंबर को 5 से एंड होने के लिए उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर उसकी यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए, राइट। डिविजिबिलिटी अगर 0 की हम बात करें, मतलब कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल कब होता है, हम इसे डिविजिबिलिटी ऑफ 0 कह लेते हैं। कोई भी नंबर 0 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट में 0 आ रहा हो, है ना। ठीक है, चलो अब हमें पता चल गया कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करना है। अगर 12 की टेबल पढ़ने पे कभी आपको 0 या 5 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये किसी नेचुरल नंबर पे डिवाइड नहीं होने वाला। ठीक, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेंगे, कुछ केसेस ले लेंगे। लाइक फर्स्ट केस लिया जब n हमारा 1 है। इन दैट केस 12 की पावर n मीन्स 12 की पावर 1 मीन्स ये आया 12। क्या यूनिट डिजिट 0 आई? क्या यूनिट डिजिट 5 आई? तो क्या ये प्रूव होगा कि भाई ये इसकी यूनिट डिजिट 5 या 0 हो सकती? नहीं। तो इसका मतलब अभी तो हम अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई करवा रहे हैं। दूसरा केस ले लेते हैं 2 का। इन दैट केस 12 की पावर 2 मीन्स 144। सेकेंड, ये हो जाएगा 144। क्या यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कुछ है? नहीं, गलत। थर्ड केस ले लेते हैं n इज इक्वल टू 3, मतलब 12 की पावर 3। ठीक है, 12 की पावर 3 का मतलब देखो, कंप्लीट डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं याद होगा। सिर्फ आप यूनिट डिजिट को चेक करो, है ना भाई। 144 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? यूनिट डिजिट पे आपका 8 आएगा। क्या 0 और 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगर हम 12 की पावर 4 ले लेते हैं तो यानी कि 144 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या यूनिट डिजिट पे आपका 0 और 5 आएगा? नहीं, 4 4 जा 16 आएगा, है ना भाई। लास्ट में 4 है तो 4 4 जा 16, 6 आएगा। तब भी आपका क्या हो रहा है? 0 या 5 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर n कोई भी नेचुरल नंबर है, इन दैट केस 12 की यूनिट डिजिट कभी भी, 12 की पावर n कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं हो रही है ना। सो हेंस प्रूव्ड, है ना। सो लास्ट हमें क्या लिखना है? लास्ट हमें कुछ स्टेटमेंट भी लिखने हैं। ये तो आपने 3 केसेस ले लिए। सो व्हाट यू विल राइट, इन एवरी केस, ठीक है, इन एवरी केस वी सी दैट for natural number, 1, 2 or 3, 12 raised to the power n does not end with digit 0 or 5, ठीक है। Hence you can write true, ठीक है। अब आप कोई भी केस ले लो, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप 12 रेज टू द पावर 5 ले लो, है ना। अगर हम बाय चांस यहीं पे देख लेते हैं, अगर हम 12 रेज टू द पावर 5 ले लेते हैं, दैट मीन्स 144 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 12, यही तो मतलब हुआ। 4 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आया, 6 को 12 से करोगे यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? 2। दैट मीन्स ये किसी केस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपने स्टेटमेंट को 2-3 केसेस की हेल्प से क्या कर दिया? प्रूफ दिखा दिया, वेरीफाइड दिखा दिया, ठीक है।
यही एक प्रॉपर वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। मैथ्स है, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.3 का। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक मॉर्निंग वॉक हो रही है, 3 पर्सन एक साथ निकलते हैं और उनके स्टेप जो है ना, मतलब कोई एक 40 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, कोई एक 42 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, कोई एक 45, मतलब अलग अलग पर्सन उनके अलग अलग स्टेप्स लेने का डिस्टेंस है। क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा जो सबको चलना चाहिए ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर सके इन कंप्लीट स्टेप। ओके, ना क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वर्क। इतना मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है जो तीनों को चलना चाहिए, जिसमें उनके जो स्टेप्स हैं, जो कंप्लीट जितना भी स्टेप ले ले लेकिन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, बिकॉज उनके स्टेप्स की डिस्टेंस अलग अलग है। देखो, जब क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस ऐसी होगी ना जो तीनों की मल्टीपल होगी। ठीक भाई, देखो 40 सेंटीमीटर आप एक स्टेप में चल रहे हो, तो अगर आप किसी कुछ डिस्टेंस कवर करते हो, कुछ मीटर्स कवर करते हो, तो वो इस 40 से ज्यादा ही होने वाला है, इनके 42 से भी ज्यादा और इनके 45 से भी ज्यादा। लॉजिकली सोचो, ठीक है, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन में ना बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैम ये कैसे पता चलेगा एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करो कि मान लो आप एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर कवर कर रहे हो, आप अपने रूम से बाहर निकल के जाते हो, तो क्या आपने 40 सेंटीमीटर, वो तो एक स्टेप का डिस्टेंस था ना। जब आप बाहर निकल के जाओगे तो हो सकता है आपने 12 to 15 स्टेप्स लिए हो, तो डिस्टेंस बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना। तो जब कोई चीज बढ़ रही है तो क्या फैक्टर लेने में बढ़ती है या मल्टीप्लाई करने में बढ़ती है? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने में चीजें बढ़ती हैं, है ना। फैक्टर लेने में या डिवाइड करने में नहीं बढ़ता। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं तो फिर मल्टीप्लाई के लिए कौन सी चीज यूज होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूज होगा, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो आई थिंक अब इस लॉजिक को समझने के बाद आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें किस क्वेश्चन में एचसीएफ को निकालना है, किस क्वेश्चन में मल्टीपल निकालना है, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ये 3 स्टेप्स ले रहे हैं, 3 अलग-अलग लोग, हमें बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस इनको कितना चलना चाहिए। सो आप पहले ही ये लिख दो, इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, we will find what? We will find the LCM. We will find the LCM of what? We will find the LCM of 40, 42 and 45. ठीक है, तो LCM निकालना तो बहुत इजी है, एक ही बार में निकाल सकते हैं। So let's find out 40, 42, 45, है ना। अब HCF और LCM का डिफरेंस तो पता ही होगा इस मेथड से। HCF हम तब तक निकालते हैं जब तक तीनों के फैक्टर कॉमन हो रहे होंगे, तभी डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। LCM में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक आपको डिवाइड करते रहना है ना। तो अब जरूरी भी नहीं है 2 से स्टार्ट किया जाए, 3 से स्टार्ट करो, 4 से। मुझे 5 का डिविजिबल दिख रहा है तो मैं 5 से स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो 5 8 जा 40, 42 और ये हो गया 9, ठीक है। देन आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 3 का डिविजिबल दिख रहा है, 3 ले लो, 3 1 14 और ये हो गया 9। अगेन आप 3 ले सकते हो, 8 14 और 1। अगेन आप क्या ले सकते हो, 2 ले लो, 4 7 1। फिर आप क्या ले लो, 7 ले लो, ठीक है, 1 सॉरी 4 1 1। लास्ट में 4 ही ले लो, 2 2 करके भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, नो इशू, है ना। अब ये आपका कंप्लीट हो गया 1 1 और 1, ठीक। एलसीएम क्या आया, एलसीएम निकालने के लिए आपको इन सारे जो आपके ये जो लेफ्ट साइड पे दिए ना नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई ऑन नेक्स्ट पेज, 533274। ओके, सो पहले से दिया है, इग्नोर द आंसर, हम चेक करते हैं। चलो अपने आंसर को, 5 3 3 2 7 and 4। लेट्स मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव 90। 90 को 7 से मल्टीप्लाई किया, वी विल हैव 630 into 4। सो ये हो गया आपका 2520। ओके, 2520 आपका एलसीएम का आंसर आ गया। सो दैट मीन्स 2520 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस दे नीड टू कंप्लीट इन कंप्लीट स्टेप्स, राइट। सो आप ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, ये अपने क्वेश्चन से उठा के लास्ट वाला कॉपी कर लेना,
that 2520 is the minimum distance. Okay, minimum distance, and बाकी आप कॉपी कर लेना क्वेश्चन, ठीक है, ये तो कॉपी कर सकते हो, 10th क्लास में हो, इतना तो करना आता ही होगा आप लोग को। चल, तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन अलोंग विथ 3 सैम्पल क्वेश्चन। तो ऑल टोटल हमने इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आई थिंक अच्छी से प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर कंप्लीट बात करें तो 1.1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1.2 में हम लोगों ने 10 क्यों, तो 2 सैंपल भी तो किए, तो 12 प्लस 12 प्लस दिस 15 कितने हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं 39 क्वेश्चन। तो अभी तक हम 39 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, एंड आई होप कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दिया जाए, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है प्रैक्टिस करके, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर लगा लोगे, है ना। चलो, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.4 के साथ। टिल देन आप ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। अगर कहीं कोई इशू होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, बाय बाय।